लास्ट व्लॉग में मैं मेकअप के बारे में बात करते करते इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि जो टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया था उस पे बात ही करना भूल गई, यानी कि कथक। एक कमेंट आया था और वो शायद अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा था कि कथक का क्या क्या मतलब किस उम्र में शुरुआत करी थी और वो सारी चीज़ें। तो वो अब मैं इस ब्लॉग में कवर करूँगी। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो अभी आज का अपडेट मैं आपको बताऊं तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो एडमिट हुई हैं अभी लास्ट नाइट। तो थोड़ी सी तबीयत उनकी गड़बड़ चल रही थी, तो हमें ये लगा कि कुछ दिन के लिए डॉक्टरों के सुपरविज़न में रखना ज़्यादा सही रहेगा। तो हम लोगों ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड कर देते हैं। तो वो अभी वहाँ हैं और उनके साथ रात को स्टे किया था मेरे जो बड़े भैया हैं, मतलब मेरे जो जेठ हैं वो। और बारी बारी से हम लोग सब लोग जाते जा रहे हैं, और जिससे कि किसी एक के ऊपर लोड ना पड़े, उनकी टेक केयर भी हो जाए और एक के ऊपर लोड ना पड़े, सारे लोग मिल बांट के उनको देखते भी रहें तो सबको रेस्ट का टाइम भी मिल जाए। तो अभी मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ। एक्चुअली जो बाहर हमारा जो बाहर सबसे बाहर वाला रूम है ना, जहाँ हमारे गमले वगैरह लगे हुए, आपने देखा होगा वीडियोस में, तो वो उसमें वाइट वॉश हुआ है और उस वजह से थोड़ा सा जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और सब जगह फैल गई है। वहाँ सीलन बहुत थी और दिवाली के टाइम पे हम उसमें वाइट वॉश नहीं करा पाए थे क्योंकि उसमें सामान बहुत ज़्यादा भरा पड़ा था। एक तरीके से हमारा गोडाउन बना हुआ था वो, तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके सारा सामान निकला है वहाँ से और अब फाइनली वो खाली हुआ। तो क्योंकि दिवाली के टाइम पे या फेस्टिवल्स के टाइम पे जो पुताई करने वाले लोग होते हैं वो मिलते नहीं हैं, इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, और उस टाइम पे वैसे भी फेस्टिवल्स की वजह से बहुत काम हो जाता है। तो अभी जो हमारे बड़े भैया हैं उन्होंने डिसाइड किया कि पेंटर को बुला के अभी करा लेते हैं। तो बाहर पेंट हो चुका है और उसका जो घिसने का काम था, क्योंकि सीलन बहुत थी तो बहुत पपड़ी उतारी गई है, तो उसकी डस्ट जो है थोड़ी थोड़ी सब जगह फैल गई है। तो एक एक करके सारे एरियाज़ को कवर कर रही हूँ मैं। और अभी मैंने ड्राइंग रूम की डस्टिंग करी है। अभी इससे पहले मेरी बेटी का जो रूम है वहाँ भी एसी चेंज हुआ था, मतलब एसी लगा था, तो इस चक्कर में ना वहाँ पे भी बहुत डस्ट वस्ट हो गई थी क्योंकि ड्रिल होता है। तो अभी इन दिनों काम बहुत बड़ा हुआ है और इस वजह से जो व्लॉग्स हैं वो भी थोड़ा सा इरेगुलर हो गए हैं। तो वहाँ का तो खैर मैंने क्लीनिंग कर दी है, वहाँ के कर्टन्स भी धो के वापस से लगा दिए हैं। अब मैं धीरे धीरे करके पूरा घर कवर करूँगी। तो ये तो मैं नहाने से पहले काम कर रही हूँ। और जो सामने लिपन वर्क लगा हुआ है, लिपन आर्ट की 3 पीस लगे हुए ना, तो उनके बारे में आप अक्सर पूछते रहते हैं। तो मैं आपको सही बताऊं, मैंने ना वो बनाया जब था तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतने सुंदर बन के तैयार हो जाएंगे, और इस वजह से मैं उसका ट्यूटोरियल मैंने बनाया ही नहीं, मतलब वीडियो शूट नहीं किया। और वो मतलब मेरे पास है नहीं उसका कुछ भी आपको मैं बता सकूं उसके बारे में। तो बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तो उसका पक्का वीडियो बनाऊंगी, तब शेयर करूंगी आपके साथ। ड्राइंग रूम में जो आपको दिख रहे थे ना हरे पत्ते, मैंने कड़ी पत्ता सुखा रखा है और केले रखे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि डाइनिंग टेबल में भी डस्ट आ रही थी तो सब कुछ सारा ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दिया था। अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बाहर निकालूंगी। बाहर की क्लीनिंग जो है वो बाहर वाली मेड करके चली गई है। तो अभी ये जो बेल का शरबत है इसकी भी आप रेसिपी पूछ रहे थे ना, तो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो जब आप बेल खरीदो तो मेक श्योर करो कि वो अच्छे से पका हुआ हो। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे से देख परख के बेल खरीदने के बाद भी ये वाला जो बेल है ना, जिसको मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं इसका शरबत बनाऊंगी उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ये ना हल्का सा कच्चा निकल के आया है। तो जब फोड़ रहे हैं तो फोड़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जल्दी नहीं फूटा था ये। अदरवाइज़ अगर बिल्कुल बढ़िया से पका हुआ बेल होता है तो उसको ना एक बार आप ज़मीन में पटकोगे तो वो आराम से क्रैक हो जाता है और उसका जो पल्प होता है वो बहुत ईजीली निकल जाता है। बट मुझे शूट भी करना था, आपके साथ शेयर भी करना था जल्दी से जल्दी, तो मैं अभी इसी से आपको बता रही हूँ। लेकिन आप जब बेल खरीदोगे तो मेक श्योर कर लेना कि वो अच्छे से पका हुआ हो। हालांकि हमने भी किया था, बाहर से देख के बिल्कुल पीला और ऐसा लग रहा था कि पका हुआ है, बट बिल्कुल भी नहीं था, ये अंदर से कच्चा था। पके हुए बेल का जब आप फोड़ोगे तो उसमें से जो उसका जो छिलका है, ये जो बाहर का आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इजीली क्रैक हो जाता है। और जो पल्प है, जैसे ये चाकू से निकालना पड़ रहा है, ये पल्प भी इतना सॉफ्ट होता है कि वो आप स्पून से उसको स्क्रैच करेंगे तो आराम से निकल जाता है। और जो इसका पूरा का पूरा बीच का जो पल्प निकल के आएगा ना, भी वो इतना सॉफ्ट होता है ना कि आप उसे हाथ से अगर जोर से दबाओगे तो वो पूरा का पूरा पिचक जाएगा। तो ये होता है परफेक्टली पका हुआ बेल। उसका शरबत बहुत बढ़िया बनता है, डिफरेंट फ्लेवर होता है, और शरबत रखे रखे ना हल्का हल्का थिक होता जाता है, तो आप पानी ऐड करके उसको पी सकते हो बाद में।
तो यहाँ पे करना क्या है कि आप पहले एक पानी ले लो, उसमें शुगर, मिश्री, गुड़ जो भी आपको पसंद है वो डाल लो। मेरी अभी मिश्री ख़त्म हो गई है तो मैंने यहाँ पे शुगर ऐड करी है। और उसके बाद बेल जो है उसको बाहर, उसका जो कवर है उसको अच्छे से धो के उसको फोड़ेंगे और उसका जो पल्प है पूरा का पूरा बीज समेत इसमें डाल देंगे। पूरा का पूरा जो पल्प है, कुछ भी उसमें से छांटना नहीं है। बस ये मेक श्योर कर लेना कि अगर कहीं पे बेल जो है, जो उसका पल्प है वो थोड़ा हल्का सा गहरे रंग का हो रहा है, डार्क ब्राउन या डार्क रेड ना, या ब्लैक टाइप का, तो उसको आप हटा देना। जो बिल्कुल येलोइश पल्प होगा उसको ऐड करना पानी में, छोड़ देना, डिप कर देना। अगर बहुत अच्छे से पका हुआ होगा, आप हाथ के हाथ उसको हाथ से मैश करके स्ट्रेन कर लो, शरबत तैयार है ना। लेकिन अगर जैसे भी मेरा वाला बेल था ये थोड़ा सा कच्चा था, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सोक करके छोड़ दिया है। चीनी भी घुल जाएगी और बेल जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बन रहे हैं टमाटर आलू की सब्ज़ी। लास्ट इवनिंग जो है, जब मैं हॉस्पिटल से आई थी अपनी मदर इन लॉ को देख के, तो आके ना इतना टाइम नहीं था कि कुछ मतलब क्या बनाऊँ क्या करूँ, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने ज़ीरा आलू बनाए थे, तो वो कुछ ज़्यादा बन गए थे, तो वो अभी रखे हुए हैं। तो अभी मैंने सोचा है कि उन्हीं का जो है थोड़ा सा टमाटर वगैरह का मसाला बना के आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो वही मैं भी कर रही हूँ। आटा लगा दिया है साइड में। और जो आलू टमाटर के लिए जो मैंने आलू बनाए थे ना, उसको मैंने मैश कर दिया इस तरीके से। तो जब ये इसका रसा बनेगा ना तो ठीक ठाक सा बन जाएगा। और बाकी अभी जो मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल में कौन है, तो जो मेरी ननद साथ में रहती है ना, इस वक्त वो गई हुई हैं। तो वो सुबह चली गई थी और अर्ली मॉर्निंग मेरे हस्बैंड चाय लेके चले गए थे। तो भैया जो रात को रुके हुए थे वो वापस आ गए। घर आके वो फ्रेश होंगे। मेरे हस्बैंड वहाँ पे स्टे किया हुआ था उन्होंने। अब जब मेरी ननद गई है तो वो मेरे हस्बैंड वापस आ गए। तो इस तरीके से चल रहा है। ब्रेकफास्ट लेके मेरी जो जेठानी है वो जाएंगी और लंच लेके मैं जाऊंगी। तो इस तरीके से बारी बारी हम सब ने लगा रखी है और काम हमारे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना आजकल फ़िलहाल 2-3 दिन से मेरा जो शॉप है वो बिल्कुल बंद है जाना, क्योंकि मेरा जो है दिन में मेरा टर्न आता है लंच लेकर जाने का। तो उस टाइम पे ये रहता है कि मैं 1:30 या 2 बजे निकल जाती हूँ हॉस्पिटल के लिए। और अगर मैं शॉप पे जाऊँगी तो मैं 3 बजे से पहले घर आ नहीं पाऊँगी, क्योंकि निकलती ही 11:30 बजे हूँ। उसके बाद फिर मैं कितना ही काम कर पाऊँगी 1-1:30 बजे तक। तो मैंने अभी 2-3 दिन तक छोड़ा जाना, और अब बाद में देखेंगे जाके इकट्ठे जो भी काम होगा बचा खुचा वो निपटाएंगे बाद में। फ़िलहाल अभी घर पे और घर वालों पे फोकस है। तो भगवान जी के बर्तन अभी मैंने धोए हैं, और जो भी छोटा मोटा काम है अब, क्योंकि जल्दी उठना हो रहा है आजकल ना, तो काम भी बहुत जल्दी समय से निपट जा रहे हैं। क्योंकि 5:30 पे मैं अपने हस्बैंड को उठाती हूँ, चाय बना के उन्हें देती हूँ, फिर वो थर्मस में चाय लेके जाते हैं। तो जल्दी उठने की वजह से ना सारे जो काम हैं वो ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले निपटने में आ जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैं 6 बजे या पौने 6 बजे उठ रही थी आजकल, बट अभी 5 बजे उठना हो रहा है, और उस वजह से काम भी जल्दी शुरू हो जा रहे हैं घर के। तो जब मैं भी ये सारा कुछ दिखा रही हूँ ना, तब तक भी मेरा मूड नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर करते करते ये लगा कि चलो स्टार्ट करते हैं शूट करना। नहीं तो अभी मैंने जो है ढेर सारा जो कपड़े हैं वो भी धोए हैं, वो मैं भी छत पे फैला के आ गई थी। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मट्ठा। तो नाश्ता और लंच दोनों डन करेंगे। लंच में मैंने बनाई है मिक्स दाल, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है उनको वैसे सब कुछ खाना चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई स्पेशली दलिया ही खिलाना है या खिचड़ी ही खिलानी है। बस ये है कि किसी भी तरीके से वो कुछ खा लें, जिसकी वजह से जो हैवी मेडिकेशन है वो काम करे। और क्योंकि वो भी ड्रिप भी चढ़ रही है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है हम लोगों के ऊपर, बट फिर भी ये लगता है कि कुछ थोड़ा सा सॉलिड पेट में चला जाए। तो इसलिए जो है पहले मैं बात कर लेती हूँ कि बनाऊँ क्या, उसके बाद उसी हिसाब से फिर लंच बनता है। तो मिक्स दाल जो है वो रेडी है यहाँ पे। और क्योंकि मेरी आदत है मतलब शॉप पे चली जाती हूँ मैं 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। तो मुझे वैसे भी हैबिट है कि मैं लंच ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी टाइम से बना के किचन बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। तो उसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम बच जाता है। और फिर वो अब मैं क्योंकि शॉप पे नहीं जा सकती, तो उस बीच में ना मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि रात को भी कभी लेट, अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना, ये सब चल रहा है। अच्छा, ये जब मैं पूजा कर रही थी ना, तो मुझे ध्यान आया कि आप लोग अक्सर पूछते हैं, और मतलब अक्सर क्या, मतलब हमेशा मुझे लगता है कि जितनी बार मैं भगवान जी या मंदिर दिखाती हूँ उतनी बार प्रश्न आता है कि क्या मैं डेली स्नान कराती हूँ भगवान जी को। तो मैं बिल्कुल भी डेली स्नान नहीं कराती। आज मैंने कराया है क्योंकि मंगलवार था, और मंगलवार के दिन मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ, बट आज नहीं पढ़ पाई थी। तो लेकिन यह है कि नियम बना रखा है कि मंगल को, अगर मंगल के आसपास एकादशी पड़ जाती है तो उस दिन नहला दिया, या वो पूर्णमासी पड़ जाती है तो उस दिन स्नान करा लिया। मतलब
मैं ऐसे लेती हूँ मंदिर की क्लीनिंग को, जैसे वीकली क्लीनिंग हम हर रूम की या हर एरिया की अपने घर की करते हैं ना, मैं उस तरीके से लेती हूँ। और तभी मैं भगवान जी को भी स्नान कराती हूँ। अगर कोई बड़ा फेस्टिवल है बीच में पड़ गया तो उस दिन स्नान करा दिया, तो अगला जो उसके अगले दिन अगर मंगल पड़ रहा है तो उस दिन स्किप कर दिया। इस तरीके से मेरा चलता है। बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल मेरे नहीं बने हुए हैं। जो ये बेल मैंने भिगो के रखा था ना चीनी के साथ, देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट तो हुआ है ये, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका 100% पल्प जो है वो मेरे यूज़ में आ गया, क्योंकि आधा ही आया होगा यूज़ में, आधा फिक गया क्योंकि कच्चा था। तो उसको मैं चाह के भी मैश करके छान नहीं सकती थी, और पता नहीं फ्लेवर कैसा आता, ये सब चीज़ें भी थी। तो मैंने जितना ईज़िली हो रहा था स्ट्रेन उतना ही करा है, बाकी मैंने सारा का सारा फेंक दिया। तो अभी यहाँ पे मतलब आपको मैं वैसे नॉर्मल प्रोसीजर बता देती हूँ। अगर आपके पास छलनी दूसरी वाली है जो कि होती है ना हैंडल वाली छलनी, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। बट मेरी जो छलनी है ना वो थोड़ी सी छोटी है, और उसमें इतना सारा पल्प एक साथ डाल दो तो बहुत देर लग जाती है स्ट्रेन करने में। तो ये जो आटा छानने वाली छन्नी होती है, मैं इससे इस तरीके के काम करती हूँ। और बस आपको करना ये है कि जो आपने बेल भिगो के रखा था चीनी के साथ पानी में, आप इसमें स्ट्रेन कर दीजिए, सारा रसा नीचे निकल जाएगा और ऊपर रह जाएगा पल्प। तो आप उसको छान दो। अगर अच्छे से पका हुआ बेल होगा तो सारा का सारा पल्प छन के नीचे चला जाता है, सिर्फ रेशे और सीड्स रह जाते हैं। बट अगर जैसा मेरा बेल है कच्चा कच्चा सा, अगर ऐसा रहेगा तो उतना छन के नीचे नहीं जाएगा, ठीक। लेकिन जो रेशे हैं और जो बीज निकल के आएंगे उनको आप फेंक देना, वो नहीं रहते किसी काम के। जो पल्प निकल के नीचे आएगा आप उसको ठंडा ठंडा फ्रिज में रखो और बढ़िया चिल्ड उसको पियो। बेल का शरबत ना नमक वगैरह डाल के भी बनता है, बट मैंने कभी बनाया नहीं, कभी फ्यूचर में बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल ये वाला जो शरबत होता है मीठा, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। तो जो मैं बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। और ये जो शरबत है इसको आप फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन 4 दिन भी कंज्यूम कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हाँ ये है कि हल्का सा ना ये थिक हो जाता है समय के साथ, तो आपको फिर इसमें पानी ऐड करके पीते रहना पड़ेगा, मतलब अपने आप ही थिक होने लगेगा धीरे धीरे करके। तो जब आप इसको ग्लास में डालोगे ना तो पहले तो अच्छे से फेंट लेना पीने से पहले, उसके बाद आपको लगे कि बहुत गाढ़ा हो गया है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ठंडा ऊपर से ऐड करके पी सकते हो। इसके बाद जो है मेरी ननद और मेरी मदर इन लॉ का लंच पैक किया मैंने, और अपने लिए और मेरी ननद के लिए अजवाइन वाली चाय बना के पैक करी, और जो मेरी सासू माँ है उनके लिए ब्लैक टी पैक करके, और फिर मैं जो है एक गिलास ठंडा ठंडा बेल का शरबत पी के निकल गई थी हॉस्पिटल के लिए। तो लंच के मतलब मैं 2 बजे के अराउंड निकल गई थी अस्पताल के लिए। और जो मेरी ननद है उनको उनके साथ बैठी मैं, उन्होंने लंच किया, फिर उन्होंने ये जो अजवाइन वाली चाय है वो पी। उसके बाद फिर मैंने उन्हें घर भेज दिया, क्योंकि वो भी सुबह से अभी तक बैठी हुई थी। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा रेस्ट करके आ जाओ। और तो ये रहेगा कि 6 साढ़े 6 पौने 7 बजे तक मैं चली जाऊंगी, और उसके बाद डिनर वगैरह देख लूँगी जब तक कोई ना कोई इधर आ जाएगा। तो शायद पौने 7 बजे के अराउंड में निकल गई थी घर के लिए, और फिर जाके मैंने घर का मोर्चा संभाला, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना डस्ट बहुत है घर में, और क्योंकि घर के सारे काम थे अभी, तो पूरे घर की तो मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ। लेकिन हाँ अभी ये है कि मोस्ट प्रोबेबली अगले दिन जो मदर इन लॉ है वो डिस्चार्ज हो जाएंगी हॉस्पिटल से, तो उनका रूम मुझे थोड़ा सा देखना है। पुताई वहाँ भी हुई है उनके रूम में, ये मैं बताना भूल गई थी, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ना इस रूम में हम लोग पेंट नहीं करा पाए थे, कुछ अपने पर्सनल रीजंस थे उसकी वजह से। आज जाके पेंट हुआ है, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था, तो लगे हाथ पूरा कमरा पेंट वगैरह हो गया है, तो वो जाके क्लीन करना है। और उनकी जो बेडशीट्स हैं कर्टन्स हैं वो भी मुझे चेंज करके मतलब धोने वोने पड़ेंगे, तो वो तो मैं अगले दिन लॉन्ड्री लगाऊंगी तब धुलेंगे। फ़िलहाल जाके उनकी बेडशीट्स चेंज कर देती हूँ, जैसे कि ये रहेगा कि अगर अगले दिन 10 साढ़े 10 बजे भी वो डिस्चार्ज हो जाएंगी तो आके रूम जो है उनको साफ़ सुथरा मिल जाएगा, तो फिर मेरे लिए भी टेंशन नहीं रहेगी। काम भी मेरा थोड़ा बाद में करना है, पहले करना तो है ही, तो मैं अभी आज ही निपटाऊंगी इस काम को। तो जाके ना फिर एक तो सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न रहता है कि क्या बनाओ, ये सबसे बड़ी दुविधा रहती है ऐसे में, कि मतलब 3 टाइम का खाना होता है यार, कोई कितना भी मोटिवेटेड रहे, मतलब तीनों टाइम सोचना कि क्या बनाएं क्या करें। और क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, 3 डिफरेंट जनरेशन्स रह रही हैं घर में, बच्चा भी है, हम लोग मिडिल एज के भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं घर में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हम लोगों के लिए होती है सोचना कि क्या बनाएं। तो यहाँ ना अभी मैं जब बर्तन लंच के लगा रही थी, ये सारे बर्तन वगैरह धोना, ये सब किचन क्लीनिंग ये मेरी बेटी ने कर दी थी। तो अभी जब मैं ये कर रही थी मैं यही सोच रही थी कि मैं बनाऊँ क्या, तो मुझे लगा कि छोड़ो तहरी बनाते हैं।
तो मैंने अभी इसके बाद राइस भिगो दिए थे और मन ही मन में डिसाइड कर लिया कि तहरी बनाते हैं, जैसे कि रोटी वगैरह बनाने का काम एक तो ख़त्म हो जाएगा, सिंपली छौंक के जो है चावलों में प्रेशर लगा दूँगी, और दूसरा ये रहेगा कि जो क्लीनिंग करनी है उसके लिए मुझे स्पेयर में टाइम मिल जाएगा। अब आ जाते हैं कथक वाले प्रश्न पे। तो देखिए, मैंने जब मेरी बेटियों को कथक सिखाया था ना, तो मैंने ये सोच के बिल्कुल भी नहीं सिखाया था कि उनको मुझे कथक में ही ट्रेन करना है या उनको कथक एज अ प्रोफेशन चूज़ करना है। जब मेरे बच्चे, मतलब जैसा कि मैंने बताया, हम लोग शुरुआत से ही जॉइंट फैमिली में रहे हुए हैं, तो जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी बहुत हैं। मेरी जो बच्चियाँ थी ना, बचपन में बहुत ज़्यादा दब्बू किस्म की थी, आउट ऑफ जो उनकी माहौल था, जो उन्हें जॉइंट फैमिली में जो एटमॉस्फेयर मिला, इसकी वजह से उनका जो मतलब डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था उनकी पर्सनालिटी का। तो ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती थी और मुझे लगती थी कि उनको मैं कैसे उन्हें बाहर निकाल के उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाऊं, क्योंकि स्कूल से घर, घर से स्कूल, इतना ही था उनका एक्सपोजर। बाकी घर का माहौल कुछ इतना अच्छा नहीं था कि बच्चों पे कुछ पॉजिटिव असर मिले। तो फिर मुझे लगा कि मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए। उसी टाइम पे मैंने स्कूटी सीखना भी स्टार्ट किया था। तो जब मैं, आप लोग पूछते ना स्कूटी, तो ये तब की सीखी हुई स्कूटी है। तब मैं क्या करती थी कि दोनों बच्चों को, एक को पीछे और एक को आगे बैठा के ले जाती थी। बहुत छोटी छोटी सी बेटियाँ थी मेरी, मतलब शायद 4th या 5th में रही होंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अब मैं कभी उनका सर्टिफिकेट्स चेक करूँगी तब बताऊँगी। तो उनको लेके मैं जाती थी, तो मेरी जो इस तरीके से स्कूटी की भी प्रैक्टिस होती थी और मैं उनको डांस में भी लेके जाती थी। तो मैं उनको जब लेके गई स्टार्टिंग में, तो उनको मैं ऐसे ही बॉलीवुड वाला डांस सिखाने के लिए ले जाती थी, जिससे कि उनको जो उनका जो स्टेज फियर है, लोगों को फेस करने का जो उनका कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं है, वो डेवलप हो, और वो नहीं हो पा रहा था। तो जब मैं डांस कराने ले जाती थी तो मुझे लगता कि मैं यहाँ पे 1-2, क्योंकि जब जाती थी तो उनके साथ बैठी रहती थी, तो मेरा भी 1-1.5-2 घंटा ख़राब होता था। तो मुझे लगा कि जब मैं इनको सिखा ही रही हूँ तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ सिखाऊं जिससे कि कुछ वैल्यू ऐड हो। तो फिर मैंने ढूंढा अपने शहर में कथक की कोई क्लास हो, कुछ हो। तो ऐसा सच बहुत अच्छा तो एक्सपोजर बरेली शहर में नहीं था तब भी, और अब भी नहीं है। बट फिर भी एक यहाँ पे छोटा सा स्कूल, एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कथक सिखाया जाता था। और जब मैंने डीप में जाके पता किया तो ये था कि वो लोग सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। कथक का जो प्रॉपर कोर्स होता है, जिस डिप्लोमा को हम प्रभाकर भी कहते हैं, ये एक स्नातक का डिप्लोमा है। यानी कि अगर आप प्रभाकर कर लेते हो तो आप कथक में ग्रेजुएट माने जाते हो। लेकिन चक्कर ये था कि 5th ईयर कंप्लीट करने के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो 4 साल तक तो मेरी बेटियों ने सीखा, उसके बाद 10th करना था उन्हें। क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में उनको कथक की क्लासेस में डाल दिया था, तो उनका बहुत जल्दी जो है 4 साल वो लोग 10th पास होने से पहले ही वो लोग क्लियर कर चुके थे। तो अब मुझे चाहिए था 10th का सर्टिफिकेट, तो फिर मुझे उन्हें बीच में ड्रॉप कराना पड़ा। और फिर जब वो 10th उन्होंने किया तो उसके बाद पढ़ाई का जो प्रेशर था ना, वो बढ़ता चला गया। 10th हुआ, फिर 11th, फिर वही स्ट्रीम चूज़ करना और ये सारी चीज़ें, फिर 12th, धीरे धीरे करके जो मेरे बच्चे थे, एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ तो वो लोग बिल्कुल भी डांस सीखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। मैं उनको ज़बरदस्ती खींच खांच के जैसे तैसे ले जा रही थी, और बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें 4 साल तक फोर्स करके कथक का कोर्स कराया। अब क्योंकि वो बड़ी हो गई थी दोनों और अपनी मर्ज़ी की मालिक हो गई थी धीरे धीरे, तो जब उन्होंने 10th कर लिया, उसके बाद 11th 12th भी कर लिया, तो मैं उन्हें कहती थी कि अब तुम बड़े हो गए हो, खुद से जाओ, अपना 5th ईयर भी कंप्लीट करो, प्रभाकर का जो डिप्लोमा है वो ले लो। बट उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी, और उसके बाद फिर वो बाहर ही चली गई पढ़ने के लेके करके। तो मैंने उनको ज़बरदस्ती सिखाया, वो उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं उनको जस्ट उनको कॉन्फिडेंट देखना चाहती थी, जिसका उन्हें फ़ायदा मिला। उसके बाद जब वो कॉलेज में गए हैं तो उन्होंने बहुत स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए हैं, और इनफैक्ट वो आज रिग्रेट करते हैं, मतलब बड़ी वाली तो ज़्यादा करती है, छोटी को तो तब भी इंटरेस्ट नहीं था, अब भी नहीं है, कि मतलब मुझे कर लेना चाहिए था। बट अब दूसरी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो गई, तो उन्होंने पूरा का पूरा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि प्रभाकर किया है, क्योंकि प्रभाकर करने के लिए 5 साल का कोर्स करना पड़ता है। उनका 4 साल का कोर्स दोनों का कंप्लीटेड है। तो अगर वो 1 साल और कर लेंगी तो वो प्रभाकर हो जाएंगी, यानी कि कथक में ग्रेजुएट हो जाएंगी। अपने दिल की बात बताऊं तो मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे बच्चों को भी डांस में उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं उन्हें, आपको सही बताऊं तो मैं उन्हें कराटे या जूडो या ताइक्वांडो सिखाना चाहती थी उस टाइम पे। क्योंकि डांस, मतलब आज की डेट में अगर चूज़ किया जाए, करने के लिए बोला जाए, तो जिस तरीके का माहौल हो गया है सोसाइटी का, बच्चों को, अपनी गर्ल्स को अपनी सेफ्टी के लिए स्किल्स आनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, डांस वगैरह सब कुछ सेकेंडरी है। बट उस वक्त मेरे घर का जो माहौल था ना, वो अच्छा नहीं था। उसमें बच्चों को बाहर भेजना, और ख़ास तौर से ये जूडो कराटे लड़कियों को सिखाना, ये सारी चीज़ें ना बहुत मतलब गलत रवैये से देखी जाती थी। तो मेरा मकसद
सोल पर्पस जो था मेरा घर से बाहर बच्चों को निकालने का, वो यही था कि कोई बहाना मिले मुझे इनको घर से बाहर निकालने का और मुझे खुद से बाहर जाने का। मुझे स्कूटी की प्रैक्टिस करनी थी, बच्चों को मुझे डांस सिखा के उनको स्टेज के लिए, ज़माने के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए कॉन्फिडेंट बनाना था। तो वो मेरा मकसद पूरा हो रहा था। हालांकि मेरे खुद के बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं थे, मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से ले जाती थी, क्योंकि दोपहर में वो लोग स्कूल से आते थे, फिर 1 घंटे की मैं उन्हें ज़बरदस्ती सोने के लिए बोलती थी, फिर उन्हें उठा के जैसे तैसे स्कूटी में बिठा के कथक कराने के लिए ले जाती थी। तो अगर आपकी बेटी, जिनका कमेंट है मैं उनसे अभी बोल रही हूँ, अगर आपकी बेटी में सच में कथक सीखने का शौक़ है ना, आपको लगता है कि वो उसमें बहुत अच्छा कर सकती है, वो खुद चाहती है करना, तो आप उसे ये कथक या डांस सिखाओ। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है लेकिन आप चाहते हो आपके बच्चे को कुछ सिखाना, तो बजाय डांस वगैरह के ऐसी स्किल्स सिखाओ जो उसकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। मेरे पास चॉइसेस नहीं थी, और नहीं तो जो जूडो और ये टाइक्वांडो की क्लास है ना, ये मेरे घर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही चलती थी उस टाइम पे, और आज भी चलती है सेम वही क्लास। इनफैक्ट मैं बोलूँ कि कथक से ज़्यादा क्वालिटी वाला जो मतलब सिखाने का तरीका है वो उस क्लास का है, जो कि टाइक्वांडो की जूडो की क्लास मेरे घर के थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे चलती है। बट वही कह रही हूँ ना, जैसे कि मतलब मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, मेरे को तो बस निकलना था घर से बाहर जैसे तैसे, और बाहर की दुनिया से बच्चों को एक्सपोज़ कराना था, अपनी बेटियों को, तो मैंने इसलिए कराया। आप सोच समझ के करना। बच्चा इंटरेस्टेड है तो उसे डांस सिखाओ, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या थोड़ा टाइम सिखाने के बाद बोर हो गया है और उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा जितना कि आपने अपेक्षा की थी, तो उसे फिर ऐसी ही किसी स्किल को सिखाना जो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, उसकी फाइटिंग स्किल्स को बढ़ाए। क्योंकि जब फिज़िकली फ़िट रहता है बच्चा तो मेंटली अपने आप फिट रहने लगता है। और ये टाइम ऐसा है कि आप डांस वांस को सेकेंडरी ही मानो, बहुत बुरा वक्त आ गया है। तो बच्चों को सेफ्टी के लिए, ख़ासतौर से लड़कियों को सेफ्टी स्किल्स सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनको उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा और वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रही होंगी। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, मैंने तहरी बना ली थी अपनी मदर इन लॉ के रूम में, चादर वगैरह चेंज कर दी है। चेंज नहीं करी थी अभी, जस्ट उतार के चेंज बाद में करूँगी या नेक्स्ट डे मॉर्निंग करूँगी, क्योंकि वो 10, साढ़े 10, 11 बजे से पहले नहीं आएंगी। और यहाँ जो बाहर वाला एरिया है जहाँ वो बैठती हैं पूरा दिन, यहाँ का मैं पूरा जो कवर वगैरह है वो चेंज कर रही हूँ। तो ये थकाने वाला दिन और ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।